Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 23rd December 2024. So now we come to the important news, and the first important news is India Kuwait lift ties to strategic partnership. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली कुवैत में गए हैं। तो वहां पर जो कुवैत सरकार के बीच में और प्रधानमंत्री जी यानी कि भारत सरकार के बीच में कुछ मामलों पर क्या हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडिया की और कुवैत की जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर आ गई है, यानी कि एक घनिष्ठ संबंध है हमारे उस देश के साथ। अब अगर हम देखें तो कौन कौन से मामलों पर ये बातचीत हुई है, तो पहला है हमारा डिस्कशन बिटवीन पीएम मोदी एंड कुवैत अमीर शेख कवर्ड फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी। तो इन मामलों पर हमारे देश का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कुवैत के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कुवैत ने हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन पर एक बहुत ही जो हाईएस्ट ऑनर है वहां का वो उनको कन्फर किया है, और वो है द मुबारक अल कबीर ऑर्डर। मुबारक अल कबीर ऑर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। तो पूछा जा सकता है आपके कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कुवैत गए थे तो उन पर कुवैत का कौन सा ऑनर उनको दिया गया, तो इसका नाम है मुबारक अल कबीर ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, इससे ये शो होता है कि हमारे और कुवैत की जो रिलेशनशिप है वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम और एग्रीमेंट की बात करेंगे तो उसमें है कल्चरल एक्सचेंज एंड एग्रीमेंट ऑन स्पोर्ट कॉर्पोरेशंस। ठीक है, अब इस तरह का जो अवार्ड है पहले किस किस को दिया गया था, तो पहला है यहाँ पर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एंड किंग चार्ल्स आर अमंग पास्ट रेसिपिएंट ऑफ द मुबारक अल कबीर ऑर्डर। यानी कि जो ऑनर कुवैत ने हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया है, सेम ऑनर वो ऑलरेडी किसको दे चुके हैं, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को और किंग चार्ल्स को दे दिया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। कांग्रेस सीक फर्दर प्रोब बाय सुप्रीम कोर्ट इन पेगासस केस आफ्टर यूएस कोर्ट होल्ड इजराइल ग्रुप लायबल। तो रिसेंटली जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है उसने इजराइल के ग्रुप को लायबल ठहराया है कि उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ जो पेगासस है, एक स्पाईवेयर है, उसको यूज किया था उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। अब इस तरह की ये एप्रीहेंशन हमारे देश में लगे और ऐसा माना गया कि अराउंड 300 जो पीपल हैं उनके खिलाफ इस स्पाईवेयर को यूज किया गया। लेकिन जब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई तो कमेटी की जांच में इस तरह का कोई भी आउटपुट नहीं आया, तो ये मामला उस समय पर शांत हो गया। लेकिन अभी कांग्रेस के लीडर है मिस्टर सुरजेवाला जी, उन्होंने जैसे ही ये यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो उन्होंने फिर ये एक तरीके से रिक्वेस्ट की है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का दोबारा से कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको सजा दी जाए और पहले इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या इस तरह का जो पेगासस सॉफ्टवेयर था या स्पाईवेयर था वो यूज किया गया था अपने देश के लोगों के खिलाफ ताकि उनसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को लिया जा सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अगस्त 1 कट ऑफ डेट फॉर यूपीएससी एज लिमिट इज अनफेयर एस्पिरेंट टू सीजीआई। तो बेसिकली क्या हुआ है, रिसेंटली जो यूपीएससी है, यूपीएससी ने एक रेगुलेशन जारी किया है और उस रेगुलेशन में यूएससी ने कहा है कि जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त होगी। यानी कि जो पर्सन मतलब किसी पर्सन की जो एलिजिबिलिटी की एज है वो 1 अगस्त ऑफ एवरी ईयर से काउंट की जाएगी कि कोई पर्सन कितने सालों तक यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा। अब कुछ जो एस्पिरेंट है यूपीएससी के, उनके दिमाग में या उनके मन में इसके प्रति एक थोड़ा सा ये सोच है कि ये उनके साथ लीगली गलत हो रहा है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर संजीव खन्ना जी, उनको लेटर लिखे हैं और ऐसे लेटर लिखने वालों में 15 लोग शामिल हैं। उनका एलिगेशन ये है कि इस तरह का रेगुलेशन लाना जो है ये
एक तो आर्टिकल 14 के खिलाफ, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिस्क्रिमिनेटरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि आर्टिकल 16 का वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 16 कहता है कि जो भारत के सिटीजन हैं उनको जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। अब मान लिया कोई पर्सन 1 अगस्त से पहले अगर पैदा होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 1 अगस्त के बाद अगर पैदा होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और अगर कोई पर्सन 1 अगस्त से पहले पैदा होता है तो उसको उसका चांस मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको ये भी माना जा रहा है कि आर्टिकल 19(1)(g) के अगेंस्ट है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(g) जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सभी सिटीजन ऑफ इंडिया को एक फंडामेंटल राइट देता है कि वो पर्सन अपनी चॉइस का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। अगर हम डिटेल में इस बारे में बात करें तो देखिए, अगर कोई पर्सन यूपीएससी करना चाहता है या एक वो आईएएस अधिकारी बनना चाहता है और वो उसका जन्म जो है 1 अगस्त से पहले हुआ या 1 अगस्त के बाद हुआ और वो किसी भी रीजन से या इस रीजन से डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसका वो राइट वायलेट होता है। साथ ही साथ उनके एलिगेशन ये है कि ये आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है, क्योंकि ये किसी पर्सन के राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी को, तो ये यहाँ पर जो वायलेट करता है ये उसकी पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी को वायलेट करता है। तो इन सभी एलिगेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि वो इस मैटर का कॉग्निजेंस लें और जो कट ऑफ डेट है वो जनवरी रखी जाए या 1 जनवरी रखी जाए, और 1 जनवरी जैसे कि अदर एग्जाम्स के लिए रखी जाती है। तो यहाँ पर अगर सिमिलर डेट 1 जनवरी सबके लिए रखी जाएगी तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी और लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इंडिया कैन नॉट बी इंटिमिडेटेड टू कंफर्म, सेज जयशंकर। तो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने 27th SIES श्री चंद्रशेखर इंदिरा सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड सेरेमनी में ये कहा कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिया अपनी इच्छा से काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है, और इंडिया क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और एक सॉवरेन कंट्री है तो इंडिया किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर में आने वाला नहीं है। इंडिया अपने हिसाब से काम करेगा और किसी भी कंट्री के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडिया के डिसीजन के खिलाफ वीटो लगाए या इंडिया को वो काम ना करने दे जिसको कि इंडिया करना चाहता है। फिर उन्होंने ये कहा कि हम अपने मन का काम तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बात यह है कि हमें अपनी जो हिस्टोरिकल और जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको भी साथ लेकर चलना है ताकि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सके आने वाले समय में। व्हाट आर द न्यू इंटरसेप्शन रूल एंड सेफगार्ड्स? तो देखिए, जनरल रूल ये है कि जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहता है कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ए फंडामेंटल राइट। अब यहां पर आ जाता है पर्सनल लिबर्टी, और पर्सनल लिबर्टी पर एक डिसीजन आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, 2017 का केस है। केस का नाम था जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। अब ये जो न्यूज है वो उसी से संबंधित है। हमारे देश में नए इंटरसेप्शन रूल लाए गए हैं 2024 के, और इंटरसेप्शन का मतलब ये है कि देखिए, जनरल रूल ये है कि किसी भी पर्सन के आप चैट को या उसके मैसेज को आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं देख सकते कि उसने किसको क्या मैसेज किया है। लेकिन यहाँ पर ये मामला केवल किसी पर्सन की प्राइवेसी से संबंधित ही नहीं है, बल्कि ये देश की सिक्योरिटी से भी संबंधित कई बार हो जाता है। तो मान लिया अगर कोई टेररिस्ट पर्सन है या कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है तो उसके मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना जरूरी हो जाता है ताकि हमारी जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इसको टाइमली इस पर मैटर पर कॉग्निजेंस ले सकें। तो उसी से संबंध में हमारे जो नए रूल बनाए गए हैं, तो नए रूल क्या है हमारे? द टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस रूल 2024। ये 2024 के रूल हैं और इन्होंने जो हमारे देश में पहले 1951 के रूल थे उनको रिप्लेस कर दिया है। अब यहां पर किसी पर्सन के मैसेज को इंटरसेप्ट कैसे किया जाएगा, ये यूनियन होम सेक्रेटरी इस बात को डिसाइड करेंगे। तो मान लिया किसी पर्सन का जो मैसेजेस है उसको इंटरसेप्ट करना है, तो इसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर आएगा वो यूनियन होम सेक्रेटरी आएगा सेंट्रल लेवल पर,
और अगर स्टेट में कोई पर्सन रहने वाला है तो उसके रिगार्डिंग आएगा स्टेट के होम सेक्रेटरी से। फिर जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो उसको मैसेज को इंटरसेप्ट करेंगे, और जनरल रूल ये है कि 6 मंथ में उन मैसेजेस को डिलीट कर दिया जाएगा, अनलेस कि उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट ना हो। तो मान लिया अगर किसी प्रूफ के लिए उन मैसेजेस की रिक्वायरमेंट है तो उनको 6 महीने से ज्यादा भी रखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मल रूल ये है कि उनको 6 महीने में डिलीट कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसके लिए कंसर्न अथॉरिटीज की परमिशन रेगुलरली लेनी पड़ेगी। तो अगर मान लिया फर्दर रिक्वायरमेंट की परमिशन है, फर्दर इंटरसेप्शन की जरूरत है, और उस पर अगर एक टाइम में कोई परमिशन नहीं आई, तो फिर आप फर्दर इंटरसेप्शन नहीं कर सकते किसी पर्सन के मैसेज का। क्यों? क्योंकि किसी पर्सन के मैसेज को बिना परमिशन के, बिना एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की परमिशन के इंटरसेप्ट करना जो है, ये उसके फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। नाउ पुतिन वॉज रिवेंज एंड यूक्रेन स्ट्राइक डीप इनटू रशिया। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो रशिया का और यूक्रेन का युद्ध है पिछले 2-3 सालों से ये चल रहा है, और अभी यूक्रेन के काफी सैनिकों को मार दिया गया था, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने फिर से रशिया पर अटैक किया है। तो इसी के रिगार्डिंग रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर वो इस तरह के हमले कॉन्टिन्यूस कर रखेंगे, यानी कि अगर यूक्रेन इस तरह के हमले रशिया पर कॉन्टिन्यूसली रखता है, तो फिर जो रशिया है वो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन लेंगे और उसके ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ वार्निंग फ्रॉम मिस्टर पुतिन टू द यूक्रेन और द कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ द यूक्रेन। US playing with fire says China following latest aid for Taiwan। तो यहाँ पर अभी जो ताइवान है, ताइवान के बीच में और यूएस के बीच में एक डील हुई है जिसमें कुछ सिक्योरिटी वेपन्स और जो यूएसए है वो सप्लाई करेगा ताइवान को। लेकिन इस डील के रिगार्डिंग जो चाइना है, चाइना ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन इस बारे में रेज किया है, और चाइना ने अमेरिका को ये धमकी दी है कि वो ये गलत कर रहा है, और अमेरिका को इस बात को समझना चाहिए कि वो आग के साथ खेल रहा है। अब चाइना का और ताइवान का इशू क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो इशू दोनों के बीच में ये है कि जो ताइवान है, चाइना ऐसा मानता है कि ताइवान जो है उसी की टेरिटरी का एक पार्ट है, और यूएसए उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए वो यूएसए से मतलब यूएसए के अगेंस्ट एक्शन लेने की उसको धमकी दे रहा है। ठीक है, अब ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानता है, लेकिन चाइना मानता है कि उसी का एक टेरिटरी का पार्ट है, तो ताइवान को चाइना के साथ मिल जाना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.